आइए हम लोग कुछ सम्स बनाते हैं इंड एज 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स पे। इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल पे क्वेश्चन नंबर 8 सम देखो, आप स्क्रीन पे देखते रहो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 31 मार्च 2021 विजन अक्वायर्ड 80% स्टेक इन मिशन फॉर 190 million. Fair value of net asset of the mission which were included in the consolidated balance sheet were 200 million. It is the group's policy to value the non-controlling interest NCI in subsidiaries as on the date of acquisition at proportionate share of net assets. हम लोग सोना बोल करके पढ़ते थे। अगर सोना के हिसाब से एनसीआई का वैल्यू होता है तो गुडविल को पार्शियल गुडविल बोला जाता है। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर होता है तो गुडविल फुल गुडविल होती है। इस समय जो इंपेयरमेंट का डिस्कशन होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पहले गुडविल को ग्रॉस अप करके फुल गुडविल लाना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर के बाद। आगे अगर यहीं तक का बात करें तो नेट असेट सब्सिडरी कंपनी का 200 मिलियन है। मैं एक बार वर्किंग दिखाता हूं। हमने जो कंसिडरेशन पे किया है वो है 190। हमने जो नेट असेट एक्वायर किया है वो है 200, और जो एनसीआई का वैल्यू है, एनसीआई का वैल्यू वो इस 200 का 20% है 40। इस 200 का ही नेट असेट सोना का ही 20% लेकर के एनसीआई का मेजरमेंट होगा। एनसीआई दो तरीके से मेजर होता है, प्रोपोर्शनेट सोना पे भी, नहीं तो फेयर वैल्यू पे भी। यहां सोना यूज करने बोला है तो गुडविल कैसे निकलेगा? 190 + 40 - 200। ऐसे बहुत सारे सम तुम लोगों ने बनाए हैं तो 30 का गुडविल आ गया। सम में लिख के भी दिया है आगे। ऑन 31 मार्च 2024 अप्रोक्सीमेटली 3 साल बाद विजन लिमिटेड ने अपने एनुअल रिव्यू में देखा कि भाई इंपेयरमेंट है। नो इंपेयरमेंट वेयर एविडेंट व्हेन द रिव्यूज वेर कैरिड आउट इन मार्च 2002 एंड मार्च 2003, या 22 और 23। 21 में पहली बार स्टेक खरीदा गया, 22-23 में कोई प्रॉब्लम नहीं था। द रिव्यू इन्वॉल्व्ड अलोकेटिंग द असेट्स ऑफ द मिशन लिमिटेड इनटू 3 कैश जनरेटिंग यूनिट एंड कंप्यूटिंग द वैल्यू इन यूज ऑफ ईच यूनिट। The carrying values of the individual units before any impairment adjustments are given below. 3 यूनिट है, उनका इंटेंजिबल असेट दिया हुआ है, उनका पीपीई दिया हुआ है, उनके करेंट असेट्स दिए हुए हैं, टोटल दिया हुआ और वैल्यू इन यूज दिया हुआ है। सम में लिखा हुआ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मीनिंगफुली अलोकेट गुडविल ऑन कंसोलिडेशन टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट। तो आपको पहले इंडिविजुअल यूनिट को इंपेयर करने के बाद लार्जर सीजीयू को इंपेयर करने के लिए गुडविल, फॉर द गुडविल इंपेयरमेंट पढ़े होंगे आप लोग, हम लोगों को लार्जर सीजीयू को इंपेयर करना पड़ेगा फॉर गुडविल इंपेयरमेंट। बट पहले आपको इंडिविजुअल यूनिट्स को इंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ इट इज नॉट पॉसिबल टू अलोकेट गुडविल ऑन कंसोलिडेशन टू द इंडिविजुअल सीजीयूज, but all other net assets of mission limited are allocated in the table shown above। बाकी सब ठीक है, बस गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे? पहला काम, पहले इंडिविजुअल यूनिट को इंपेयर करके देख लो। ये देखिए इंडिविजुअल यूनिट ए का कैरिंग अमाउंट, ये उसका रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज दिया हुआ है, नेट सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो इसी को रिकवरेबल अमाउंट मान लो, ये कैरिंग अमाउंट है ही। तो यूनिट ए का रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, नो इंपेयरमेंट। यूनिट सी का रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, नो इंपेयरमेंट। यूनिट बी का रिकवरेबल अमाउंट कम है, देयर इज एन इंपेयरमेंट ऑफ 24 मिलियन रुपीज। ये जो 24 मिलियन रुपीज है करेंट असेट को आप नहीं दे सकते क्योंकि करेंट असेट ऑलरेडी अपने रियलाइजेबल वैल्यू पे ही मेजर्ड होता है। नीचे लिख के भी दिया है, देखो यहां पे। The intangible asset have no ascertainable market value, but all the current assets have a market value that is at least equal to their carrying value. ऐसे भी करंट असेट्स में इंपेयरमेंट का अलोकेशन नहीं होता, बाकी असेट्स पे ही होता है।
और फिर उन्होंने बोला द वैल्यू इन यूज ऑफ मिशन लिमिटेड एज ए सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट इज 350 मिलियन। ये बाद में जिसको हम लोग गुडविल इंपेयरमेंट बोलते हैं उसमें काम आएगा। एक बार पीछे चलते हैं। तो अगर आप यहां तक की कहानी देखोगे तो ये जो 24 का इंपेयरमेंट आया ये 1:6 रेशियो में 10:50 1:6 रेशियो में 24 इंटू 1/6 4 मिलियन इंटेंजिबल असेट को और 20 मिलियन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लॉस इंपेयरमेंट का अलोकेट हो जाएगा। और अभी गुडविल का इंपेयरमेंट बाकी है। पहले ये इंपेयरमेंट आपको करना है। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, मेरे साथ देखो। पहला लाइन में उन्होंने गुडविल 30 मिलियन का निकाल करके दिया, जो आपको निकालना क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट नहीं दिया था ना, नहीं गुडविल का अमाउंट नहीं दिया था ना, दिया था ना, नहीं दिया था। तो गुडविल हम लोग निकाल के आपको दिखाया, आप वो वर्किंग करके गुडविल दिखा दीजिएगा। सर कैसे गुडविल का अमाउंट निकालेंगे? ऐसे, कंसिडरेशन पेड 190, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 200 इंटू 20% 40 और फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स 200 माइनस किया तो गुडविल 30। ये आपका गुडविल का वर्किंग नोट बन जाएगा। अब ये देखो, फर्स्ट लेवल पे हमें इंपेयरमेंट करना है यूनिट बी को। यूनिट ए और यूनिट सी में कोई इंपेयरमेंट नहीं था। देखो यूनिट बी को इंपेयरमेंट किए, 10 को 4 का लॉस दिए तो 6 हो गया, 50 को 20 का लॉस दिए तो 30 हो गया। करेंट असेट में कोई इंपेयरमेंट लॉस मिलता नहीं है, फाइनली 66 हो गया। सर अब क्या करना है? अब आपको टोटल यूनिट को, टोटल कंपनी को एक साथ उसका कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैं एक बार क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। ये देखिए यूनिट ए का कैरिंग अमाउंट 170 है, इसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ। यूनिट बी का कैरिंग अमाउंट 90 था, अब 66 हो गया इंपेयर करने के बाद, तो ये कैरिंग अमाउंट है अभी। और यूनिट सी का 100 ही कैरिंग अमाउंट है। तो आपको पहले तीनों का कैरिंग अमाउंट लिख लेना पड़ेगा आफ्टर इंपेयरमेंट। तो सर कैसे लिखेंगे? बस वैसे ही लिखना है कि 170 ए का, 66 बी का और 100 सी का। ये देखो मैंने सॉल्यूशन में यहां लिख के दिया, देखो 170 ए का, 66 बी का और सी का 100। ये कैरिंग अमाउंट हम पता कर रहे हैं। आफ्टर इंपेयरमेंट लेना पड़ता है क्योंकि अभी हम गुडविल इंपेयर करेंगे। हम लोगों का अभी तक गुडविल इंपेयर हुआ नहीं क्योंकि गुडविल को हम इंडिविजुअल सीजीयू एबीसी के साथ अलोकेट नहीं कर पाए। तो गुडविल को आफ्टर इंपेयरिंग द इंडिविजुअल यूनिट्स हम लोगों को लार्जर सीजीयू के हिसाब से गुडविल इंपेयर करना पड़ेगा। देखो मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले तीनों यूनिट का कैरिंग अमाउंट लिख लो आफ्टर इंपेयरिंग, ठीक है। अब गुडविल देखो बच्चा, आपकी गुडविल आई थी 30 और ये गुडविल थी पार्शियल गुडविल। तो हम लोग बोलते दिस गुडविल रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ द टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल विल बी 30 डिवाइडेड बाई 80%, which is 37.5। तो गुडविल एक्चुअल में 30 है ही नहीं, गुडविल 37.5 है। 30 का गुडविल रिकॉग्नाइज्ड है, 7.5 का गुडविल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो सर ऐसे बोल सकते हैं क्या कि होल्डिंग वाला पोर्शन वाला गुडविल 80% रिकॉग्नाइज्ड है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एनसीआई वाला प्रोपोर्शन का गुडविल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है? एकदम बोल सकते हो। आपको टोटल गुडविल 37.5 निकालना होगा और आपको यहां पे एक्चुअल गुडविल लिखना होगा। ये है एक्चुअल गुडविल। 30 एक्चुअल गुडविल नहीं है, 37.5 एक्चुअल गुडविल है। ठीक है सर, हुआ। तो टोटल कैरिंग अमाउंट आया 373.5। ये पूरी लार्जर सीजीयू का कंपनी का एज ए होल का है। इसका रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने दिया है 350। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है, मैं क्वेश्चन आपको वापस दिखाता हूं। क्वेश्चन उन्होंने लिखा देखो, द वैल्यू इन यूज ऑफ द मिशन लिमिटेड एज ए सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट इज 350 मिलियन। तो हमको 350 मिलियन का भी इंपेयरमेंट कराना है। तो 373.5 मिलियन का कैरिंग अमाउंट, 350 मिलियन का रिकवरेबल अमाउंट, 23.5 मिलियन का लॉस।
कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट, डिफरेंस इज इंपेयरमेंट लॉस। ये पूरा इंपेयरमेंट लॉस इस गुडविल को मिलेगा, क्योंकि गुडविल इंपेयर करने के लिए ही ये लार्जर सीजीयू को ढूंढा गया था, क्योंकि गुडविल को हम अलोकेट नहीं कर पाए थे। तो अगर आप 37.5 की गुडविल लेते हो, ध्यान रखना ये एक्चुअल गुडविल है, जबकि बुक्स में 30 है, तो इस एक्चुअल गुडविल में 23.5 इंपेयर हो गया, तो बचा 14। क्लियर? तो फिर बुक्स के हिसाब से 23.5 का 80%, 23.58 इंपेयर, नहीं गलत हो गया ना, 23.5 का 80%, 18.8 इंपेयर करना होगा एक्चुअल बुक्स में, क्योंकि गुडविल बुक्स में 30 लिखा हुआ है, और गुडविल का बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस शीट में बचेगा वो 30 माइनस 18.8, 11.2 बचेगा। तो सर करना क्या है, बस यही लिखना है कि 37.5 का गुडविल निकाल लिए, इंपेयरमेंट 23.5, 14 का गुडविल बचा, नीचे एक लाइन, बट एज द गुडविल रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज 30, so impairment loss allocated to goodwill is 23.5 into 80%, 18.5, balance goodwill remained is 11.2। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, ये निकाल के 14 दिखा दो, 14 का 80% of the goodwill is there in the books, so 11.2 has to be there in the books, so 18.8 is the impairment। दोनों तरीका से आप दिखा सकते हो। देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा है, इंस्टीट्यूट ने लिखा द सब्सिडरी ओन्स 80%, नहीं सब्सिडरी इज 80% ओन्ड, तो गुडविल मस्ट बी ग्रॉस्ड अप, गुडविल को ग्रॉस अप किए 37.5 आया, ठीक है। द इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 23.5 इज अलोकेटेड टू गुडविल, हम लोग कर दिए। कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर यूनिट्स विल रिमेन द सेम, ठीक है। द टेबल शोज दैट notional goodwill that relates 100% interest is written down by 23.5 to make the goodwill 14। ये देखो 37.5 minus 23 is 14। However, in the balance sheet, goodwill is recognized based on 80% interest, so 18.8 million का 23.5 into 80%, the loss actually recognized will be 18.8 and closing goodwill will remain 11.2। तो एक तो पैराग्राफ बना करके लिख देना है। सो ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर कंसोलिडेशन है और एनसीआई को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को सोना पे मेजर किया गया है, तो गुडविल का इंपेयरमेंट ऐसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम सम है, खाली नाम चेंज करके इंस्टीट्यूट ने डबल टाइप कर दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो सॉल्यूशन भी सेम था। अब भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल सम। एज ऑन 31 मार्च 2021 द असेट्स ऑफ सीजीयू आर बीइंग रिव्यूड फॉर इंपेयरमेंट। द कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयूज नेट असेट इज 65 excluding any restructuring provision। ये प्लेन है। The remaining useful life is 8 years। Management's approval budgets on 31st March 2021 includes restructuring cost of 3.5। The restructuring is expected to generate saving of rupees 1 lakh per annum from 2023 onwards। Formal budget have been prepared for 3 years to 31st March 2024। A zero growth rate has been assumed because market conditions are extremely competitive, fine, and this is expected to continue for foreseeable future, fine। ये फ्यूचर कैश फ्लो दिया हुआ देखो, विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग ये कैश फ्लो आएगा, विथ रीस्ट्रक्चरिंग ये कैश फ्लो आएगा, विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग ये आएगा। आप अगर यहां पे डिफरेंस देख रहे होंगे 870 और 520 का, तो ये डिफरेंस 350 का ही है, और ये रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की वजह से ही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग 9 है, तो विथ रीस्ट्रक्चरिंग 10 है, तो क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1 लाख रुपया हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से हर साल बचाएंगे, 1 लाख कॉस्ट सेविंग एवरी ईयर। तो आप यहां पे गैप देखिए, 9 is 10, 950 is 1050, 950 is 1050, देख सकते हो। तो सर करना क्या है, 2 डेटा दिया क्यों है, वो तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा।
लिखता है इन 2022 दैट इज द फर्स्ट ईयर नेट कैश फ्लो जो 870 और 520 का गैप है वो 350 रिस्ट्रक्चरिंग का कॉस्ट है। आप नहीं भी बताते तो हम लोग को समझ में आ जाता। आगे कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग 4% से करना है, ये नॉर्मल है। कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस एज ऑन 31 मार्च 2021 इफ रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन मार्च 2021, इफ रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड करके भी सॉल्यूशन करना है, रिकॉग्नाइज्ड करके भी सॉल्यूशन करना है। तो दो बार आपको वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दो बार करना होगा। आइए, विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग यहां पे है, विथ रिस्ट्रक्चरिंग यहां पे है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये साल है। अगर विथ रिस्ट्रक्चरिंग का बात करें, उन्होंने दोनों सम मांगा है, बोल करके हम लोगों को लेना है। अगर विथ रिस्ट्रक्चरिंग का बात करें, ये फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, ये उसका पीवी है 65.14 पीवी आया। अगर विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग का बात करें, 879 लाख वगैरह जो दिया हुआ था उसका पीवी निकाला तो ये पीवी आया। सर करना क्या है? दो सॉल्यूशन बनाना, एक विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग लेके, एक विथ रिस्ट्रक्चरिंग लेके। अब ये देखिए, इफ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, दैट मींस विथ रिस्ट्रक्चरिंग आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो अगर विथ रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो हम लोगों का नेट असेट 65 का था और प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग लायबिलिटी 3.5 है। वो लिखा था प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट अकाउंट फॉर हो गया है, इनकर हो गया है, मतलब अक्रू हो गया है। तो आप माइनस करोगे तो आएगा 61.5। और रिकवरेबल कैरिंग अमाउंट है, और रिकवरेबल अमाउंट था 60 कितना रे, जब पीवी निकाले थे तो 65.14। तो अगर 65.14 रिकवरेबल अमाउंट है, वैल्यू इन यूज, और कैरिंग अमाउंट हुआ 65 माइनस 3.5, दैट इज 61.5। कैरिंग अमाउंट छोटा है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो नो इंपेयरमेंट। उन्होंने एग्जैक्टली हमसे क्या मांगा था देखो, कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस, तो नो इंपेयरमेंट। और अगर विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग का बात करते हो तो 62.73 इज द रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट इज 65, तो इंपेयरमेंट लॉस इज 2.27। सॉल्यूशन देखते हैं। अगर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो गया है तो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन ये है, बुक्स में रहेगा, और इंपेयरमेंट लॉस इज नील, जो मैंने आपको निकाल करके दिखाया। और अगर नो प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बैलेंस शीट में नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस इज 2.27 लाख। तो ये उन्होंने बोला था कि भाई हमको दोनों तरीके से या दो सॉल्यूशन बना करके दो, विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग और विथ रिस्ट्रक्चरिंग, हमने बना दिया। सर इसको लेकर के आपने कभी बोला था ना कुछ कि जब तक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप कमिटेड नहीं हो जाते, जब तक आप रिस्ट्रक्चरिंग का फुल डिसीजन ले नहीं लेते तो प्रोविजन नहीं बनाया जाता। ट्रू। तो सर क्वेश्चन तो एक ही आना चाहिए था ना। अगर हम कमिट कर दिए तो विथ रिस्ट्रक्चरिंग, अगर हम कमिट नहीं किए तो विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग। आंसर इज यस। लेकिन उन्होंने दोनों बना करने के लिए बोला भाई अगर ऐसा है तो बनाओ, ऐसा है तो बनाओ। तो एक ही क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैश फ्लो अलग अलग दे दिया, तो आपको दो सॉल्यूशन बनाने में क्या प्रॉब्लम है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सम ऑफ द सम्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। बाय बाय, टेक केयर।